नाउ दिस इज द सेकंड लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम देखने जाने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। कल तक हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन, जिनके अंदर हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के इसमें क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहने वाले हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक इनिशियली सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर सेंटर डिनोटेड बाय ओ। तो देखो, जब हम इसको सर्कुलर मोशन कंसिडर करने वाले तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमें लर्न करने कि जो एक्चुअली हमने देखा था। तो ये बेसिकली दिस इज द फर्स्ट ओ टू ए, दिस इज रेडियस वेक्टर। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ओ टू ए इज रेडियस वेक्टर। अब अगर ये रेडियस वेक्टर इसका पोजीशन चेंज करके बी पे आता है तो इसका पोजीशन चेंज हुआ, किसका? रेडियस वेक्टर का। फिर से ये पोजीशन चेंज करके सी पॉइंट पे भी आ सकता है। अगर हम ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे तो ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि इस केस में जो पोजीशन वेक्टर होता है तो जब सर्कुलर मोशन होगा तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन पोजीशन ऑफ रेडियस वेक्टर या तो फिर पोजीशन वेक्टर चेंजेस कंटिन्यूअसली। यानी कि अगर हम इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करेंगे तो वो होगा पोजीशन ऑफ रेडियस वेक्टर, पोजीशन ऑफ रेडियस वेक्टर। तो इसके जो एट दिस प्लेस यू कैन आल्सो राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, या तो फिर इसको पोजीशन वेक्टर भी हम कह सकते हैं। चेंजेस कंटिन्यूअसली, चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर जो था इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हुआ। अब देखेंगे कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या। तो यहाँ पे ओ से लेके ए तक का जितना भी लेंथ होगा उसे कहेंगे हम मैग्नीट्यूड, उसे कहने वाले मैग्नीट्यूड। यानी कि सिंपली दैट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। जो भी सर्कल का रेडियस होगा उस सर्कल के रेडियस को हम कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो अगर यहाँ पे रेडियस वेक्टर कहीं पे भी हम पोजीशन ले लेंगे तो हर पोजीशन के लिए उसका जो वैल्यू होता है यानी कि रेडियस, तो रेडियस कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू रेडियस वेक्टर फॉर सर्कुलर मोशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर रिमेन्स द सेम। तो वो कभी चेंज नहीं होने वाले, वो हमेशा सेम ही होने वाला है, रिमेन्स सेम। या तो फिर उसे आप कांस्टेंट भी कह सकते हो। यानी कि रेडियस वेक्टर से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब थर्ड, आपको वेलोसिटी के बारे में पता है कि वेलोसिटी जो होती है लीनियर वेलोसिटी, इट इज ऑलवेज a tangential velocity, that is called as tangential velocity, is always a tangent to a circle। तो इस सर्कल को जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं, जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट बनाएंगे उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होने वाली है दैट वेलोसिटी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज मेकिंग एन राइट एंगल विद द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर के साथ हमेशा राइट एंगल फॉर्म करता है। तो ये होगा इसका बेसिकली डायरेक्शन। तो देखो, अब इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी का कुछ x वैल्यू होगा। अगर हम पॉइंट B पे चले गए तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होने वाला है। अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन हो रहा है एंड इन दैट सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट, देन पॉइंट A पे जितना वेलोसिटी का वैल्यू है उतना ही वैल्यू होने वाला है पॉइंट B के ऊपर। लेकिन इस केस में जो डायरेक्शन था वेलोसिटी का दैट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ पे जिस तरह से फर्स्ट लिखा था उसी तरह से होगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, बट मैग्नीट्यूड
रिमेन्स सेम, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होने वाला, इसका सिर्फ डायरेक्शन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। या तो फिर आप इसको फोर्थ पॉइंट करके मैग्नीट्यूड का सेपरेट भी लिख सकते हो, लेकिन हमें सिर्फ याद ही रखना है कि दो पॉइंट्स रिलेटेड थे रेडियस वेक्टर एंड दो पॉइंट्स रिलेटेड टू द वेलोसिटी। अब थर्ड नेक्स्ट अगर हम कंसिडर करेंगे फिफ्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हुआ, यानी कि डायरेक्शन, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हुआ, इसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है। हियर इन दिस केस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस हो सकता है, तो उसके लिए दो कंडीशन होते हैं, या तो फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए या तो फिर डायरेक्शन। तो हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसके वजह से इस केस में एक्सेलरेशन डेवलप होने वाला है। और हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसलिए हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन डेवलप होने वाला है, इसलिए सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो वहाँ पे देखेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन होने के कारण वहाँ पे हम फोर्सेस के लिए क्या कंसिडर करने वाले, क्योंकि जो इसके पहले हमने 11th में पढ़ा था चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे दो पॉइंट्स थे, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो उसके लिए कौन सा मोशन एक्सेलरेटेड है वो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी था। तो ये पॉइंट आगे चल के फिर से हमें एक बार सेंट्रीफ्यूगल के लिए लगने वाला है। तो ये था उसका एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और आगे अगर देखेंगे हम सिक्स्थ वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, जब पॉइंट ए से पार्टिकल ट्रैवल करना चालू करेगा तो वो वापस पॉइंट ए पे ही आने वाला है, एंड एवरी टाइम इट टेक्स द सेम टाइम। हर बार अगर वो एक चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लेता है वही टाइम लेता रहेगा, तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो ये पीरियोडिक मोशन हो जाएगा, जिसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन ये सेम ही मोशन बार बार कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसे कहने वाले हम पीरियोडिक। अगर हर बार ये सेम टाइम लेगा तो इसे कहेंगे हम यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन। तो ये था इट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक था रिलेटेड टू रेडियस वेक्टर की इसका पोजीशन हर बार चेंज होते रहता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। उसी तरह से वेलोसिटी के बारे में भी हमने देखा कि जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट ही होता है। लास्ट कि इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड क्यों है भाई, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट के ऊपर, इसलिए इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। अगर हम पार्टिकल की बात करेंगे कि पार्टिकल किस तरह से पाथ फॉलो कर रहा है, तो पार्टिकल दैट इज अगेन वी कैन राइट सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स कि पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। तो बेसिकली दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी मोशन में इंक्लूडेड है तो उस केस में उस मोशन को हम कहने वाले हैं सर्कुलर मोशन। जब भी हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते तो वो बेसिक प्रॉपर्टीज उसी के अंदर होना जरूरी होता है। मे बी ये प्रॉपर्टीज किसी और मोशन के अंदर हो सकती है लेकिन एज इट इज पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज उसमें इंक्लूड होना कंपलसरी नहीं है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तब नेक्स्ट देखेंगे हम सेकंड वाला पॉइंट कि जिसके अंदर हम ट्रांसलेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन को कंपेयर करेंगे, दैट इज द एनालॉगी इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूलीज। तो वो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल एंड सर्कुलर मोशन एंड उनके बीच में जो सिमिलरिटीज है जिसको कहते हैं हम एनालॉगी, कि अगर कुछ टर्म सिमिलर दिखते हैं
तो हम उनको एनालॉगी कह सकते हैं। तो अब देखो ट्रांसलेशनल में हमने सबसे पहला पॉइंट जो देखा था वो था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस, कैपिटल लेटर एस से। तो वही डिस्प्लेसमेंट, अगर सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा। अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट यहाँ पे होता है मीटर, तो सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होने वाला है रेडियन, क्योंकि वो हम एंगल के फॉर्मेट में कंपेयर करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि एनालॉगी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब सेकंड पॉइंट वेलोसिटी का था, जिसे हम सिंपली वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन में हम उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, और यहाँ पे फॉर्मूला है v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds बाय dt। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is equals to rate of change of angular displacement with respect to time। तो ये था बेसिक एनालॉगी इन बिटवीन वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट जो होता है, यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन सर्कुलर में एंगल को रेडियन में डिटरमाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पे होगा रेडियन पर सेकंड। तो वो था यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है, तो हम एक्सेलरेशन को अपना जो लीनियर का सिस्टम होता है जिसे हम ट्रांसलेशनल कहते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv बाई dt। यानी कि इस केस में वेलोसिटी का अगर रेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी तरह से अगर हम सर्कुलर में एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हर टर्म के पहले लगने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करने वाले हैं अल्फा से। तो अल्फा इज इक्वल टू होने वाला है सेम इसी तरह से यहाँ पे वेलोसिटी का हमने डेरिवेटिव लिया था, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का ही डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डी ओमेगा डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ पे इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होने वाला है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक एनालॉगी इन टर्म्स ऑफ नोटेशंस, कि नोटेशंस को या तो फिर फॉर्मूले जो होते हैं उनको हम किस तरह से लिखते हैं। तो ये बेसिक एनालॉगी होगी इन बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से आप उनकी यूनिट्स या तो फिर जो नोटेशन से डिस्प्लेसमेंट, उनको आप रिलेट कर सकते हो। इसी तरह से हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस होते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी आप लिख सकते हो। यानी कि आपको सिंपली पता है अगर ट्रांसलेशनल में v होता है तो उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं ओमेगा से, अगर ट्रांसलेशनल में s होगा तो उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं थीटा से। कब? जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि हम अगर कोई नोटेशन आता है, कोई क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो उसको सर्कुलर में ले जाने के लिए उसका नोटेशन क्या होगा। लेकिन सिर्फ नोटेशन चेंज करने से कुछ नहीं होता, तो हमको इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन भी डेवलप करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ कन्वर्जन फैक्टर है क्या कि जो ट्रांसलेशनल सिस्टम को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता है सर्कुलर में। यानी कि आपके पास s का वैल्यू है और आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं थीटा में, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली जो पहला वाला रिलेशन था वो हमारे पास एक्चुअली जो हमने कल सेशन लिया था उसमें हमने लर्न किया था। तो वो पॉइंट देखो, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से हम एस इज इक्वल टू लिख देते हैं आर इंटू थीटा। यानी कि देखो यस ट्रांसलेशनल सिस्टम का पैरामीटर है एंड थीटा सर्कुलर का पैरामीटर है। यानी कि यस एंड थीटा दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं या तो फिर उनको इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन इक्वेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेडियस से। यानी कि यहाँ पे हमने रिलेशन दिया बिटवीन
the displacement from translational system to the displacement in circular system, that is the relation. यहाँ पे हमने लिख दिया relation between displacement एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लीनियर लिख सकते हैं, जैसे सर्कुलर में हर पैरामीटर के पहले एंगुलर वर्ड आता था, उसी तरह से ट्रांसलेशन में हर पैरामीटर के पहले वर्ड जो आएगा वो होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने रिलेशन दिया, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से हम अब नेक्स्ट सेशन में रिलेशन बिटवीन हमें देखना पड़ेगा कि जो लीनियर वेलोसिटी होता है एंड एंगुलर वेलोसिटी होता है, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन होगा या नहीं होगा। सेम उसी तरह से वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। सिंपली अगर बात करेंगे, आपको वो डिराइव नहीं करना है, आपको उस झंझट में नहीं जाना है और आपको सिंपली याद रखना है, तो ये फॉर्मूला याद रखो। इसके ऊपर से आप पूरा डिराइव भी कर सकते हो और या तो फिर हम डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। डायरेक्टली क्या होगा, देखो लीनियर में वेलोसिटी v होता है, एंगुलर में वेलोसिटी ओमेगा होगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया था, r से, यहाँ पे भी r से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सेकंड रिलेशन। ये तो मैं डायरेक्ट स्टेप बता रहा हूँ यहाँ पे कि डायरेक्टली याद कैसे रखेंगे। तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। देखो लीनियर सिस्टम में एक्सेलरेशन a होता है एंड एंगुलर सिस्टम में एक्सेलरेशन अल्फा होता है, यानी कि सर्कुलर में। तो यहाँ से भी अगर हम उसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको रिलेशन देना है लीनियर विथ एंगुलर, तो आपके लिए ये तीन इक्वेशंस याद रखना जरूरी है। s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये तो हमने डिराइव किया है ऑलरेडी फ्रॉम द फॉर्मूला। इन दोनों को हम डिराइव करेंगे, नेक्स्ट सेशन जो होगा इसमें हम इनको डिराइव करेंगे। अब हमें देखना है कि जो इक्वेशंस होते हैं मोशंस के, वो सर्कुलर में किस तरह से यूज करेंगे एंड ट्रांसलेशनल सिस्टम में किस तरह से यूज करेंगे। तो उन रिलेशन के बारे में हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो बेसिकली हमारा ट्रांसलेशनल एंड ट्रांसलेशनल में जितने भी इक्वेशंस ऑफ मोशन है हम उनको लिख देंगे। तो हमें पता है कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहला वाला इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड टाइम t। तो इसको अगर हमें सर्कुलर में कन्वर्ट करना है तो सर्कुलर में किस तरह से कन्वर्ट होगा, v इज रिप्लेस बाय ओमेगा। आपको पता है कि v को ओमेगा से रिप्लेस कर देंगे, इक्वल टू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोटेड। सर्कुलर सिस्टम में हम इनिशियल वेलोसिटी को ओमेगा नॉट यानी कि ओमेगा 0 से डिफाइन करने वाले या तो फिर उसको डिनोट करने वाले, देन प्लस एज इट इज जो एक्सेलरेशन था वो लीनियर में हो जाएगा अल्फा एंड टाइम रिमेन्स द सेम। देखो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही क्वांटिटी ऐसी है जो कभी चेंज नहीं हुई, वो है टाइम। वो किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं है और वो किसी भी सिस्टम में आप चले जाते हो तो वो कभी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे टाइम एज इट इज रहने वाला है। अब देखेंगे सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब तो s को रिप्लेस करते हैं, थीटा इज इक्वल टू u यानी कि अगेन एंगुलर, यहाँ पे ओमेगा 0 टी टाइम टी सेम फॉर ऑल द सिस्टम्स, प्लस हाफ तो एक नंबर है इसलिए वो कांस्टेंट ही रहेगा, a को डिनोट कर देंगे अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन दैट इज द लास्ट इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो v स्क्वायर इज डिनोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, v स्क्वायर इज डिनोटेड बाय ओमेगा स्क्वायर इन सर्कुलर सिस्टम इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2
अल्फा इंटू थीटा, 2 अल्फा इंटू थीटा, ए को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से एंड एस इज रिप्लेस बाय थीटा। तो ये बेसिक इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन इन सर्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस को कन्वर्ट कर दिया। अब हमें वो जो दो प्रूफ्स थे उन दोनों प्रूफ को हमको डिराइव करना है। तो देखेंगे अब नेक्स्ट में, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम उसे अब डिराइव करके देखेंगे कि उसका इक्वेशन किस तरह से होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो इनिशियली प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये इक्वेशंस आना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखो कि बेसिक रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि स्मॉल v, लेटर v, एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। तो आपको अभी तो डायरेक्टली पता है कि हमारे पास रिलेशन क्या है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आप इसको डिराइव करना है हमें, या तो फिर जो स्टेटमेंट है उससे भी हम डिराइव कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास बेसिकली क्या क्या पता है। तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को अगर हम लिख देंगे तो ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता है s डिवाइडेड बाय t। तो ये लीनियर का सिस्टम है। लेकिन हमने जब सर्कुलर की स्टडी की तो जो फर्स्ट वाला डेफिनेशन था थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r, ये फॉर्मूला उसमें पढ़ा था। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है s इज इक्वल टू आर थीटा, s इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे जो यस है इसको हम रिप्लेस कर देंगे आर थीटा से। तो इक्वेशन हो जाएगा आर थीटा डिवाइडेड बाई टी, आर थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो इस इक्वेशन में देखो ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे, दिस इज द थीटा डिवाइडेड बाई टी। ये क्वांटिटी जो हो गई ये हो गई थीटा डिवाइडेड बाई टी। यानी कि सर्कुलर में जो पहला डेफिनेशन पढ़ा था हमने वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो था एंगुलर वेलोसिटी का। एंड एंगुलर वेलोसिटी में हमने लिखा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, या तो फिर हमने लिख देते थे डी थीटा बाई डी टी, जो अभी लिखा था। तो आप उसको डी थीटा बाई डी टी या तो फिर थीटा बाई टी भी लिख सकते। तो देखो यहाँ पे थीटा बाई टी यानी कि क्या होगा ओमेगा। तो हम इसे किस तरह से लिख देंगे आर ओमेगा, यानी कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी कि हमने यहाँ पे प्रूव किया दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे तो हमने सब फॉर्मूले ही देखे, डायरेक्शन तो अभी हमने देखा ही नहीं। लेकिन अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये एक ज़रूरी पॉइंट है, ये बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते हैं वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाते हैं, a से b तक जाते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन होगा हमारा ओमेगा के लिए, ये होगा हमारा रेडियस वेक्टर, और इस डायरेक्शन में होगा हमारा वेलोसिटी। तो इस केस में हम इसको लिखते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आप ओमेगा एंड r दोनों को क्रॉस कर दोगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको वहाँ पे मिलने वाला है वेलोसिटी। इसी डायग्राम को अगर हम बनाते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये होगा हमारे पास वेलोसिटी, ये होगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंड दिस इज द रेडियस। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन अप्लाई कर देंगे इस तरह से, अगर हमारा थंब रखते हैं एंड इसको टर्न कर लेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाने वाला है। तो यहाँ पे रिलेशन हो गया, एंड दिस इज द
वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखते हैं। तो आपको ये वेक्टर फॉर्म अच्छे से याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r। बाकी का जो है वहाँ पे कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आ सकती, वो सिंपल पार्ट था। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो रिलेशन हम एक बार डिराइव कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लीनियर एक्सेलरेशन एंड सेकंड एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो अब हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमने अभी पढ़ा था, तो उसके लिए फॉर्मूला था ए इज इक्वल्स टू लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, यानी कि हमको ये डिराइव करना है। अब इस केस में हमें डिराइव करना है ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सेम उसी तरह से स्टेप करेंगे कि हमें जो डेफिनेशन है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन का, वहाँ से लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बहुत बेसिक हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे हमने u इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसिडर किया, इनिशियल वेलोसिटी जो थी इसको हमने 0 कंसिडर किया, एंड यहाँ पे जो लिखते हैं dv बाई dt उसी को हमने लिख दिया v डिवाइडेड बाई t। लेकिन हमें तो अभी पता है कि v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा। v इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, r ओमेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा r ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, r ओमेगा डिवाइडेड बाई टी। और हमें यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि ओमेगा बाई टी क्या होता है। तो हमारे पास ये रिलेशन लाने के लिए हमारे पास r हो गया, a हो गया, अब सिर्फ निकालना है अल्फा। यानी कि आपको पता है हम ओमेगा बाई टी को किससे रिप्लेस करने वाले, अल्फा से, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, या तो फिर उसे सिंपली लिख देते हैं ओमेगा बाई टी, यानी कि ओमेगा बाई टी इज रिप्लेस बाय अल्फा। तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा आर अल्फा। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो मिला इससे भी हमको वेक्टर फॉर्म में ही आगे चल के लिखना पड़ेगा। तो ये था बेसिक रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू सेम जो पहले लिखा था उसी की तरह से, जो एंगुलर वाला क्वांटिटी था वो था पहले वेक्टर क्रॉस r। अब यहाँ पे हमने क्रॉस ही क्यों लिया, डॉट क्यों नहीं लिया, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हो या तो फिर ये सेकंड वाला, कि हमने हमेशा इस केस में क्रॉस क्यों लिया, क्योंकि जो दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इसके बाद ये थर्ड क्वांटिटी इन दोनों को परपेंडिकुलर है, इसलिए यानी कि जहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अगर तीन टर्म्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में और तीनों टर्म एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर होते हैं तो उनको डिनोट करने के लिए क्रॉस ही लेना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनको डिनोट किया अल्फा क्रॉस आर से। अब ये भी हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में एक्सेलरेशन को किस तरह से डिनोट किया जा सकता है। बेसिक पॉइंट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसे हम बेसिकली कहते हैं यूसीएम। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन दो तरह से हो सकता है, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप होते हैं। एक तो होता है वो सर्कुलर मोशन यूसीएम हो सकता है, या तो फिर वो नॉन यूसीएम हो सकता है। यूसीएम का मीनिंग होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें तो बेसिकली पता है कि सर्कुलर मोशन एक पीरियोडिक मोशन होता है, लेकिन जब इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं तो अगर ये जब मोशन होगा पार्टिकल का, एंड एवरी टाइम इसका जो स्पीड होता है हर एक पॉइंट के ऊपर जो भी पार्टिकल का स्पीड होगा, वो स्पीड अगर कांस्टेंट होता है, हर पॉइंट के लिए अगर वो स्पीड अगर कांस्टेंट होता है तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यानी कि अ मोशन इन विच दैट इज द, अगर हम यहाँ पे बात करें सर्कुलर मोशन की, द सर्कुलर मोशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन्स द सेम, द सर्कुलर मोशन in which the speed of particle remains the same is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हर पार्टिकल पे जो भी वेलोसिटी होने वाली है, ये वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी फॉर एवरी पार्टिकल ऑन दिस सर्कमफरेंस। तो इस केस में ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब देखो, ये अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ये कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए कांस्टेंट, ये होना चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट कर दिया। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, दैट इज एक्सेलरेशन, जिससे कहते हैं हम रेडियल एक्सेलरेशन। जब कोई भी सर्कुलर मोशन होता है एंड वो अगर यूसीएम होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन डेवलप होने वाला है उसे कहते हैं हम रेडियल। रेडियल का मीनिंग होता है अलोंग द रेडियस, अलोंग द रेडियस। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमें पता है अगर वेलोसिटी होता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा रेडियल, उसे कहते हैं हम आगे चल के सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो इस केस पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग द रेडियस है, लेकिन सेंटर की तरफ आता है या तो सेंटर से अवे जाता है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। और ये रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ पे दूसरा भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, या तो फिर उस वेलोसिटी के अपोजिट साइड में हो सकता है, लेकिन वो यूसीएम में प्रोड्यूस नहीं होता। देखो यहाँ पे अगर हम इस वेलोसिटी की बात करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है, या तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। दो ही चांसेस है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए। अगर अलोंग दैट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा तो वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी होगा या तो फिर अपोजिट। तो ये एक्सेलरेशन हो गया अलोंग टेंजेंट, इसलिए इसको कहेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसे डिनोट करते हैं हम AT से। जिस तरह से यहाँ पे रेडियल को AR से डिनोट किया, इसमें हम इसको डिनोट करने वाले AT से। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। यानी कि अगर हम इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 0। तो ये पॉइंट आगे चल के फिर सेंट्रीफ्यूगल में हम और डिटेल में पढ़ सकते हैं कि AT 0 कैसे हुआ, क्यों हुआ, और AR ये दोनों एक्सेलरेशन कहाँ से आ गए। तो बेसिकली आप सिर्फ इस वीडियो में इतना याद रखो कि जब यूसीएम होता है तो उसमें रेडियल एक्सेलरेशन होता है, एंड फॉर यूसीएम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में अब जो लीनियर वेलोसिटी थी, तो ये सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप होगा, एंड दिस एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि अब देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है v इज टू आर ओमेगा। तो पूरे सर्कुलर मोशन में हमारा रेडियस कभी चेंज नहीं होता, एंड हमारा वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा, रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। तो इस केस के लिए हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो होगा कांस्टेंट। देखो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए यूसीएम जो होगा ये होगा एक्सेलरेटेड मोशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमें क्या पता है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए ये मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमारे पास AR
ये एक्सेलरेशन है रेडियल। सेकंड AT टेंजेंशियल, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होने वाली है, कांस्टेंट होती है जब हम यूसीएम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम नॉन यूसीएम की बात करेंगे, सेकंड टर्म कि जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, हम अब देखेंगे सेकंड पॉइंट नॉन यूसीएम। तो नॉन यूसीएम में स्पीड जो होगा ये स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, इट इज नॉट इक्वल्स टू द कांस्टेंट। इसके वजह से यहाँ पे एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा एंड वो एक्सेलरेशन अलोंग दिस रेडियस अलोंग दिस वेलोसिटी हो सकता है या तो फिर उस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर नॉन यूसीएम की बात करेंगे तो नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, उसी केस में रेडियल भी एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होता है। यानी कि जब हम नॉन यूसीएम की बात करेंगे तो वहां पे दो एक्सेलरेशंस प्रोड्यूस होंगे, टेंजेंशियल एंड रेडियल। तो नॉन यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता नहीं, क्योंकि उस केस में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम। अगर हम यूसीएम की बात करेंगे तो ये बेसिक पॉइंट्स थे। अगर हमें ये पूरे पॉइंट्स पता है तो ये फ्रॉम दिस पॉइंट्स वी कैन आल्सो से दैट कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे वो भी कांस्टेंट होगा, लीनियर मोमेंटम निकालेंगे इसी केस में तो ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट है, ये पूरे टर्म्स कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये यूसीएम में पूरे कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन यूसीएम की बात करेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा एंड लीनियर मोमेंटम भी चेंज होने लगेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूसीएम एंड नॉन यूसीएम।